सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, कौमी असम्बली होती तो अवामी मसाइल पर बात करने और उनके हल निकालने के लिए है। अवाम अपने नुमाइंदों से उम्मीद लगाते हैं कि उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे असम्बली में जाकर उनके मसाइल को उजागर करेंगे, ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे अवाम को सहूलत मिल सके, जिंदगी गुजारने के लिए आसानियाँ उन्हें मिल सकें। लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसा कल हुआ, कल कौमी असम्बली के इजलास में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक की जानिब से 7/2019 के वाक़े का जिक्र कुछ इन अल्फाज में किया गया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जिस असेंबली फ्लोर पर अयाज सादिक साहब ये बयान दे रहे थे, वो खुद 5 साल इसके कस्टोडियन रह चुके हैं और शायद उनसे बेहतर ये बात कोई ना जानता हो कि असेंबली फ्लोर पर क्या बात करनी है और क्या नहीं। भारतीय मीडिया में अयाज सादिक के इस बयान को अपने मखसूस एजेंडे के तहत भरपूर कवरेज दी गई और धमाका खेज इंकशाफ कहकर बार बार दिखाया गया। ये तक कहा गया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अभिनंदन की रिहाई के लिए सियासी रहनुमाओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। आज अयाज सादिक ने अपने कल के बयान की वजाहत की है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविज़न का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया पर अयाज सादिक के बयान को अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक हकाइक के तौर पर पेश करके इसे पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकिल इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अयाज सादिक के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें तारीख को मस्क करने की कोशिश की गई। ऐसे मनफी बयानी के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह कुन है और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। इसी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अता तारड़ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रमेश कुमार साहब, ये जिस तरह का बयानिया असेंबली फ्लोर पर गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से हम देख रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं, असेंबली होती है कि वहाँ पर आवाम के मसाइल की बात की जाए, जो हुकूमत की खामियां उनकी निशानदेही की जाए। अपोजिशन का जो रवैया है, अब किस तरह से इसको आप इस वक्त एज गवर्नमेंट ले रहे हैं? क्या ठीक डगर पे चल रही है अपोजिशन इस वक्त, खासतौर पर पार्लियामेंट में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट को जिस तरीके से चलना चाहिए, जो इश्यूज़ डिस्कस होने चाहिए, और उसके तो उल्टा ही हो रहा है। गालियों की बहार लगी हुई है, बदतमीज़ी का माहौल है, एक दूसरे के गिरेबान नहीं पकड़ते हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से अगर पार्लियामेंट अगर चलती रही तो आवाम के इश्यूज़ तो वैसे भी डिस्कस नहीं हो रहे हैं, वो वैसे भी डिस्कस नहीं होंगे। और इस तरीके से अगर माहौल चला तो फिर डेमोक्रेसी को फिर ख़तरा लाजमी होगा। इस तरीके से चलने से जो है वो कल जिस तरीके से अयाज सादिक की स्पीच हुई, आज जो मौलाना अता रहमान की जो स्पीच हुई है सेनेट के अंदर, मुझे तो समझ भी नहीं आता है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या क्या हो गया है। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना है और अपने
मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो इतनी ठंडक में जो है वो बैठ के बॉर्डरों के ऊपर हमारी मुहाफ़िज़ बन के खड़े हैं, और जिनके लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये हाँ कुछ होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ लोगों ने गलतियाँ भी की होंगी, मगर उसके लिए आप पूरे इदारे को इस तरीके से आप शामिल कर रहे हैं और पूरे इदारे के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। एक तरफ अभिनंदन के ऊपर पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने पेशन का और समझदारी का और गुड गेस्चर का जो है वो दिखाया है, माहौल पैदा किया है और उन्होंने बिल्कुल अक्लमंदी दिखाई। और दूसरी तरफ हमारे अपने ही लोग अगर इस तरीके से कहें कि कांप रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं, ये कांप रहे हैं, अभी आप कितनी भी आप उसकी वजाहतें करें या वो करें, तीर जब कमान से निकलता है तो वो निकल जाता है। अब जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि आप दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे उस वीडियोज़ को चलना था, जहाँ जहाँ पे उस स्पीच को चलना था, वो तो चल गई। बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? तो मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, मैंने अपने 20 साल पॉलिटिकल लाइफ में ये सीखा है कि कम बोला करें और सोच समझ के बोला करें। एक तो हमारे लोगों की पता नहीं माँ बाप की परवरिश जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियन की सही नहीं है या उनके उस्ताद की परवरिश सही नहीं है। जब कमान से निकल जाए आप कह रहे हैं कि उसके बाद तो फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर जितनी भी वजाहतें आती रहे। रमेश साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ जरा। अता साहब, कोई नया पॉलिटिशियन, कोई नया पार्लियामेंट का मेंबर इस तरह का बयान देता तो समझ आता है कि तजुर्बा कम है। अयाज सादिक साहब जो कई बार मेंबर रह चुके हैं, 5 साल हाउस के कस्टोडियन रह चुके हैं, उनकी जानिब से कौमी सलामती के मामले पर इस तरह का बयान कि फिर DG ISPR को आके वजाहत करनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अयाज सादिक साहब अपने बयान की वजाहत दे चुके हैं, उसका सियाको सबाक भी वो बयान कर चुके हैं, उनकी वजाहत आज मीडिया पे चल भी गई है। DG ISPR की तरफ से भी उसका रिस्पॉन्स आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि कौमी सलामती के इश्यूज़ पे बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इस मुल्क में एक मनफी सियासत का जो रुझान चल पड़ा है, जिसमें एक दूसरे को इंडियन एजेंट करार देना, जिसमें किसी को कहना कि जी इसके एक्शन से इंडिया खुश होता है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, ये पिछले 1-1.5 साल से जो एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, कौमी सलामती के लिए और ये मुल्क के मफाद के अगेंस्ट है। तो इसमें हुकूमत को, अपोजिशन दोनों को एहतियात बरतनी चाहिए और मोदी के यार के नारे और जिस तरीके से सिर्फ अपनी सियासत की खातिर हमारी क़यादत पे पिछले 1.5 साल से इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, मैं समझता हूँ वो भी अफसोसनाक है। तो इस मामले पे मेरा तो ये टेक है कि क्योंकि वहाँ से भी वजाहत आ गई है, ISPR ने भी जो है वो रिकॉर्ड पे सही। अता साहब, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाला मामला है, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, अब अपोजिशन भी इसका भरपूर जवाब दे रही है। कल एहसान इकबाल साहब की और फिर खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की अगर कल आप गुफ्तगू सुने तो वो तो वज़ीर आज़म को भी गद्दार कह रहे हैं, कश्मीर का सौदा करने वाला कह रहे हैं। देखिए, हमने बहुत बर्दाश्त और बहुत तहम्मुल और बहुत सब्र से काम लिया पिछले 2 साल में, और आप देखिए कोई भी मामला हो, कश्मीर के मामले पे जॉइंट रेजोल्यूशन पे हमने पहल की, उससे पहले जितने मामलात थे हमने बतौर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन मिसाकी मईशत की बात की, हर हवाले से हम इनके साथ बैठे भी, हर हवाले से ताउन भी किया। मगर अगर देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, हुकूमत पे क्योंकि वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं तो उन पे बोझ भी ज़्यादा होता है, उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा हमें डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, जो इसमें एक तनाव पाया जाता है। और ये हर बात पे इंडियन एजेंट, फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ की बात से फ़लाँ खुश होता है, तो ये हुकूमत ने आपके बखूबी इल्म में है कि जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से पिछले 2 साल से ये बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपोजिशन के सब्र का पैमाना भी लबरेज होता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि इस मामले पे भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, और मैं बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक सियासतदान, मैं ये समझता हूँ कि ये अब दोनों तरफ से क्योंकि वजाहत आ गई है, इस मामले को मजीद हमें इसको नहीं उछालना चाहिए, और जितनी जल्दी हम वी शुड मूव ऑन, जितनी जल्दी हम इससे आगे चले जाएं उतना ही मेरा ख्याल है। सही। तो सैर साहब, बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाव पैदा हो गया हुकूमत और अपोजिशन में, अब ये डिफ्यूज़ कैसे होगा? था तारड़ साहब भी कह रहे हैं सिचुएशन को डिफ्यूज़ होना चाहिए, थोड़ा इस तनाव में, तलखी में कमी आना चाहिए, क्या समझती हैं आप, कैसे हो सकता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, जो अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अगर वही हुकूमत भी कहना शुरू कर दे तो बेहतर हो जाएगी सिचुएशन।
अभी रमेश कुमार ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन मैं इसी को बात को आगे लेके चलूं कि ऐसा कहीं पे जो उन्होंने कहा इदारे के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। हम अपने फौजी जवानों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। हम बिल्कुल जो है वो जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम तमाम शोहदा की शहादतों को सलाम पेश करते हैं। और हर शख्स ये कहना कि किसी जो है वो मिलिट्री इससे ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का कोई सिविलियन ख़ानदान नहीं होगा, या किसी सिविलियन ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो मिलिट्री में सर्विस कर रहा है, तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी एक नामुमकिन सी बात होगी। तो लिहाजा जो है मैं समझती हूँ ये जिस किस्म की आग फिजा हुई है कायम, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के, और जो मैं आज देखती हूँ हालात ये हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमारा बयानिया आपसे मुख्तलिफ है, हम अपने हकूक़ की या आइन की पासदारी की बात करते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। मैं तो अब तक इस बात की तलाश में हूँ कि कबूल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल रमेश कुमार ने कहा सोच समझ के बात करनी चाहिए। आज फवाद चौधरी का बयान भी पार्लियामेंट में बहुत अफसोसनाक था, उसको भी इंडियन मीडिया उछाल रहा है। तो बहुत हमें जो ना ध्यान से बात करनी चाहिए। और ये कहना कि जी मैं पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और रमेश कुमार कम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इस मुल्क का कयाम जो है वो बेइंतहा कुर्बानियों के बाद जो है वो आया है अमल में। इससे हमें मोहब्बत है, इसलिए हमारी वतन से मोहब्बत को प्लीज किसी पैमाने पे मत नापें। सही। और बेहतर करें माहौल। ये आज जो तनाव है जो इमरान खान अहमद नियाजी की इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, वो अपनी गलतियों को किसी इदारे के पीछे ना छुपाएं। पहले वो अपने धरने को लेके अजीब बातें करते थे, एम्पायर की उंगली की और मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स की। और अब सही, अभी तनाव को कम करने में ज़ाहिर हुकूमत का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रमेश साहब, अभी आप भी गुफ्तगू कर रहे थे कि पहले सोचना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, लेकिन जब काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ये हिदायत करेंगे कि आपने नून लीग की इस तहरीक का बड़ा एग्रेसिवली जवाब देना है, आपने जारहाना तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, तो फिर ये वज़रा तो यही ज़बान इस्तेमाल करेंगे, फिर ये पहले सोचेंगे कहाँ, वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। देखिए, मैंने आज ही अपने फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर आज ही अपनी एक वीडियो जारी की है कि एक तरफ हम दुनिया के अंदर जो सुपर पावर है, जो कि याफ्ता मुल्क के हैं, उसको हम दर्स देते हैं कि ब्लास्फेमी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि इस्लामी ब्लॉक में हमारी एक हैसियत है, बहुत सारी बड़ी बातें हम बहुत करते हैं, मगर हम अपने मुल्क को यूनाइट नहीं कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने मुल्क को अंदर से यूनाइट करना पड़ेगा और उसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। इत्फाकन से पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने अपनी 18 साला इस पॉलिटिकल लाइफ में, 20 साला मेरी पॉलिटिकल लाइफ है, 18 साल मुझे इस पार्लियामेंट का हिस्सा होते हुए हो गए हैं, मगर मैंने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी हर जगह पे देखी है। किसी भी एक इशू के ऊपर आदमी बोल्डली आ जाए वो नहीं होता। और एक तो ये कि पहली चीज़ तो ये कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं होगी तब तक आपको मसले का हल नहीं मिलेगा। पहली तो हमें ये करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें पेशेंस के साथ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, पेशेंस के साथ सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जो हमें हमारा मज़हब और धर्म सिखाता है। हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मगर रोज़ा रखते हुए भी या हमारे लोग व्रत रखते हुए भी जो है वो उधर से रोज़ा रखते हैं, अपने आप को भूख में रखते हैं, उधर से झूठ बोलते हैं, उधर से भूखे का जो है वो ख्याल नहीं करते। तो लेकिन रमेश कुमार साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म क्या यही चाहते हैं कि कौमी असेंबली में सूरत-ए-हाल इसी तरह की बनी रहे? वो अपने वज़रा को ये क्यों नहीं कहते कि आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है, आपने थोड़ा पेशेंस दिखाना है, अपोजिशन जो कहती है कहने दें। जब आप भी उसी तरह से जवाब देंगे तो माहौल तो फिर ऐसे ख़राब होगा। देखिए, जब कोई जूनियर लोग पहली मर्तबा जो आए हैं वो ऐसी बात करते हैं तो उसको बड़े का जो सीनियर लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं जो ये कल इजलास हुआ और ख्वाजा आसिफ की जो परसों स्पीच थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्पीच थी, मैं समझता हूँ चाहे एहसन इकबाल की ये स्पीचें जिस लेवल पे जा रही थी, या इवन अयाज सादिक की जो स्पीच थी,
मैं इंक्लूडिंग, मैं तो समझता हूँ शाह साहब को भी ये नहीं इस तरीके से बोलना है। मैं हर जगह पे कहता हूँ कि पेशेंट के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, अगर कोई बंदा कोई गलत बात भी करे तो भी हम बड़े का काम ये है कि देखें आप हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कुलीग हैं, आपने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस अल्फाज से मुल्क की सलामती के लिए ख़तरात पैदा होते हैं, मुल्क का इमेज आप ख़राब करते हैं। कम से कम आप ये ऐसे अल्फाज बात करते हुए आप सोचें, सही, आप एक मरतबा अपना फ़र्ज ज़रूर पूरा करें। ठीक है, अपनी इंफरादी जिम्मेदारी को भी महसूस करने की ज़रूरत है। तो आपका ठीक है रमेश साहब, मैं आपके वापस आता हूं। या नहीं माने, मगर आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरी करें। तो मगर हमारे पास जो बड़े जो हैं वही पूरी नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे? तो अता साहब, जिस तरह हुकूमती वज़रा को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वज़ीर आज़म की कि उन्होंने अपोजिशन के बयानिए पर जारहाना रिस्पॉन्ड करना है, तो ये अपोजिशन को जो बयानिए कि मियाँ साहब की तरफ से ऐसी भी कोई इंस्ट्रक्शन है कि इसी जारहाना बयानिए को आगे बढ़ाना है, असेंबली में भी सलामती सिक्योरिटी के इशूज़ पर बात करनी है, जो मुल्क की सलामती के मामलात हैं उन पर बात करनी है, अवामी मसाइल को छोड़कर? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जितनी तकारीर आप देख लें, उन्होंने शुहदा को, गाजियों को, सरहदों की हिफाजत करने वालों को उन्होंने सलूट किया है और उन्होंने कतन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन पार्टी में पास नहीं की कि कौमी सलामती के हवाले से इशूज़ को उठाया जाए। और देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। और आप देखिए कि माजी में भी जिस ज़माने में इमरान खान साहब धरने कर रहे थे और तू तड़ा की सियासत कर रहे थे और कह रहे थे घसीट लो, गिरेबान से पकड़ लो, मार दो, ठोक दो, लटका दो, उस ज़माने में भी उन्होंने कभी इमरान खान नहीं कहा, इमरान खान साहब कह के मुखातिब किया। पार्टी तर्जुमानों को भी यही हिदायत होती है कि इखलाक के साथ पेश आया जाए, कोई तहजीब तमद्दन से हट के बात ना की जाए और किसी की ज़ातियात पे बात ना की जाए। और हम बड़ा पार्टी के अंदर ये ट्रेंड है, जो अगर कोई इससे इनहराफ भी करे तो उसको बाकायदा जो है वो पार्टी उसका नोटिस भी लेती है। मगर आप देखिए ना, हुकूमत का एक रवैया है, अब जो हुकूमत में कुछ थोड़ा सा ज़रा वज़ादार आदमी हो, जो थोड़ा ज़रा पोलाइटली बात करे, तहजीब तमद्दन से बात करे, वो अपनी जगह खो देता है। यही वजह है कि आज शहबाज गिल साहब जैसे तर्जमान यहाँ पे जो हैं वो बराजमान हैं। आप माजी में देखें कि अली मोहम्मद खान साहब पार्लियामेंट में बहुत अच्छी और बड़ी सुलझी भी बात करते थे, उनको बुज़दिल कहा गया, उन्हें कहा गया ये चोर को चोर नहीं कहता, ये मसले से काम लेता है, ये अपोजिशन से मिला हुआ है। तो जहां ये ट्रेंड हो कि आपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए और पार्टी में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए गालम गलोच को फरोग देना हो, गालम गलोच का सहारा लेना हो, जी जी रमेश कुमार साहब, अता साहब, रमेश कुमार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? अता मैं एक बात आपको कहूं, अगर अच्छी कोई चीज़ अता अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, जब मियाँ साहब, मैं उस वक्त नून लीग में था जब इमरान खान साहब का इंसिडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और मियाँ साहब उसको देखने गए, अपनी पॉलिटिकली मूवमेंट जो है वो ख़त्म की, आपने देखा कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बहुत सारा, तो वो चीज़ें काउंट होती है। मगर दूसरी तरफ जो हमारा जो मीडिया सेल उस वक्त नून लीग का था, जिस किस्म की उस वक्त आप एक्टिव नहीं थे, उस वक्त जो लोग जो एक्टिव थे, जो मैडम के कहने के ऊपर चलते थे, उनको गालियां पसंद आती थी। ऐसे हमारे इस वक्त पीटीआई के अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं जिसको गालियां पसंद आती हैं, उस वक्त नून लीग के अंदर भी चंद लोग ऐसे थे जिनको गालियां पसंद आती है। उस वक्त भी मैं मैडम मरियम नवाज को कहता था कि खुदारा जुबैर, अब 2-3 बंदे आपके पास सही हैं, बाकी आपको बेड़ा गर्क करने के लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं और बंदों की। आज मैं खान साहब को भी कहता हूँ कि आपको और दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम वो लोग जो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में है, पीपल्स पार्टी में आप जाएं, नवीद कमर है, रज़ा रब्बानी है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, नून लीग में भी अच्छे तरीके से, पीटीआई में भी। उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को एक माहौल क्रिएट करना चाहिए कि हम पार्लियामेंट्री जो एक डेकोरम होता है उसको किस तरीके से रखें। इवन मीडिया के ऊपर भी जिस किस्म की बात की जाती है एग्रेसिवली, देखो लोगों को मजहब का कोविड के बाद डर होना चाहिए था कि कोविड के बाद इंसानों ने एक बहुत नजदीक से मौत को देखा है। मैंने कोविड में देखा है कि मगर लोग खुदा से बताओ, लोग डरते हैं। रमेश कुमार साहब, इसका मतलब आपका पॉइंट ये है कि जो मुखालिफिन को जितना बुरा भला बोल सकता है, जितनी गालियां दे सकता है, उसको उतना ही आगे लाया जाता है। अता साहब, इस पर रिस्पॉन्ड कर दिएगा, फिर सैर साहिबा की तरफ जाता हूं मैं जरा। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि देखिए हमारी पार्टी में कायदीन की तरफ से कभी ये हिदायत नहीं आई। और देखिए, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ
ना मुझे कभी मैडम मरियम की तरफ से, ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ना कभी नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि आप कोई जो है वो जारहाना अंदाज अपनाएं, बल्कि मुझे कहा जाता है कि मजीद आप अपने लहजे में भी शाइस्तगी लेके आइए। और हमारी पार्टी तर्जुमानों की जब मीटिंग होती है तो लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, बगैर किसी तहजीब और तमद्दुन का दायरा छोड़े बात करने की तलकीन की जाती है। अब देखिए वजीर आजम साहब क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने मेंबरान से कि वो जबान दराजी करेंगे, वो चोर डाकू के नारे लगाएंगे, वो गद्दार कहेंगे, वो आगे जो जो अलकाबाद से वो नवाजते हैं और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट शुरू करेंगे और बीच में एक ऐसा चुटकुला छोड़ेंगे कि जिससे जो है वो सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये पॉलिटिक्स को किसने फ़रोग दिया और किसने इसको पिछले 2-2.5 सालों में, बल्कि 2014 के धरने अगर आपको याद हो तो ये वहाँ से फ़रोग मिला। और देखिए जो जिस तरह के अल्फाज इमरान खान साहब की ज़बान से अदा हुए हैं वो आप वीडियोज़ निकाल के देख लें। मैं तो बाकायदा इस बात का तब हामी था कि छोटे बच्चों को आप वो टीवी देख रहे होते हैं, घर में ख़वातीन होती हैं और इमरान खान साहब जब लाइव जाते हैं तो वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं उनका कंट्रोल नहीं रहता। तो देखिए ये अभी भी ये प्रेवलेंट है चीज़। उनके करीब वही लोग हैं जो बदतमीजी अच्छी कर लेते हैं, जिनका इखलाक के दायरे से बाहर निकलना जो है वो उनका शीवा है। अब मुझे बताएं ना, गैर सियासी लोग हैं जो अभी आए हैं, जुम्मा 8 दिन हुए, शहबाज गिल कौन है और उसकी वजह शोहरत क्या है? वो एंकर से बदतमीजी करता है, वो सियासी मुखालफिन से बदतमीजी करता है, वो आपके स्टूडियो में आएगा, वो कैमरामैन टेक्नीशियन से लड़के चला जाएगा, वो बाहर गेट पे गालम गलोच कर लेगा। तो ये जेब नहीं देता। आपने अपने इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोगों को इकट्ठा किया है तो पार्टी के अंदर भी वही ट्रेंड जाता है। और मैं समझता हूं कि ये फिर बाकी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाती है कि उस लेवल पे आके उसका जवाब देना। वरना देखिए कोई यहाँ पे कमजोरी का तासर नहीं देना चाहता, मगर पहल होगी तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये तर्जमान भी अपनी साख खोते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह के उनके बयानात अब आते हैं। मुझे ये बताइए, आज से चंद माह पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से बात की गई कि जी खोखर पैलेस है एक लाहौर में, वहां इंडियन एजेंट से मुलाकात हुई है। यानी ये कौमी सलामती का इशू नहीं था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे आपने इल्जाम लगाया कि इंडियन एजेंट मुल्क में खुले फिर रहे हैं, वहां लाहौर में खोखर पैलेस में आए हैं और वहां मुलाकात हुई है। मैंने मनाजरे का चैलेंज किया, भाग गए। और ये तो खुद हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर हुकूमत कहाँ सो रही थी। तो साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। सैर साहिबा, ये तहरीक जो आप लोग लेकर निकले थे तो अवाम के हुकूक की तर्जुमानी करनी थी। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, चीनी, आटा और जो दीगर अशियाँ हैं वो उसको महंगी मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि असेंबली में अगर हम देखें तो अपोजिशन के जो सीनियर रहनुमा हैं वो किसी और रुख पर चले गए हैं, अवामी इशूज़ अब कहीं पीछे रह गए हैं और मामलात कुछ और डिस्कस हो रहे हैं? देखिए, सियासी फजा को आलूदा करने का सेहरा जो है वो इमरान खान अहमद नियाजी पे जाता है। रमेश कुमार जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें, वो इमरान खान अहमद नियाजी के तर्जुमान नहीं हैं। उनके तर्जुमान मुराद सईद हैं, उनके तर्जुमान शहबाज गिल हैं, उनके तर्जुमान चौहान हैं। तो जिस शख्स के तर्जुमान भी ऐसे हों और वो खुद भी ऐसा हो, वो वज़ीर आज़म जिसको अवामी मसाइल के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं है, जो टाइगर फोर्स बनाना चाहता है, जिसको अपने मातहत इदारों का नहीं पता। और मैं ही कहूँ कि अगर अपोजिशन बुर्दबारी दिखाती है अहम इश्यूज़ के ऊपर, वो पार्लियामेंट में आ भी जाती है, तो भी इनका जो है वही बयानिया, वही तौर तरीका और मुराद सईद उसी तरीके से तैयार होता है। तो ये मुझे ये बताएं कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब का असल एजेंडा है क्या। मैं इस पे बहुत सीरियसली सोचती हूँ कि वो इमरान खान अहमद नियाजी साहब जो कि कहते थे कि सिविल नाफरमानी करो, वो जो कहते थे इमलाक पे हमला करो, माशाल्लाह आज बरी भी हो गए वो, ठीक है। वो जो कहते थे कि टैक्स ना दो, हुंडी से पैसा भेजो, वो जो कहते थे कि आप बैंकिंग चैनल इस्तेमाल ना करो, आज वो बरसर इक़्तिदार जब से आए हैं वो मुल्क के हर कंपोनेंट को, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को और हर पिलर को तबाह करने के दर पे हैं। उन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस का मलबा मुख्तलिफ इदारों पे डाल दिया है और उनकी अपनी सोच जो है वो टाइगर फोर्स की हद तक महदूद है। जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उस तरह के माहौल के अंदर आप किस किस्म की बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में चला जाता है तो उसको लीक करने वाले हुकूमती वज़रा होते हैं, तो फिर आप ये बोलेंगे कि हम सिक्योरिटी लैब से हमारी तरफ से है। किसने कल गिरफ्तार होना है, ये ऐलानात भी जो है हुकूमती वज़रा की तरफ से होते हैं। फिर हमसे ये कहते हैं कि नैब नियाजी गठजोड़ नहीं है। सैर साहब रुकिएगा जरा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर कुछ बात करेंगे कि जब इस तरह के मसाइल कौमी असेंबली में डिस्कस होते हैं तो फिर जो अवामी इशूज़ हैं वो कहीं पीछे चले आते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमेश कुमार साहब, सहर कामरान साहिबा, अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमेश कुमार साहब, ये जब ज़ाहिर इस तरह के इशूज़ उठते हैं तो फिर वो जो आवाम के मसाइल हैं वो कहीं पीछे चले जाते हैं। इस वक्त जो महंगाई की हालत है, हर गरीब आदमी, हर शख्स रो रहा है। PDM की ये तहरीक भी इसीलिए चली थी कि आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आज़म भी कई बार इसका नोटिस ले चुके, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो पा रहा। ये हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही आवाम को कोई सहूलत देने में, इस महंगाई को कम करने में? माफिया का हम शोर तो सुनते हैं, लेकिन वो माफिया दाएं बाएं बैठे होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कमीशंस की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उन पर भी कोई अमल नहीं होता। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गैर जिम्मेदाराना बयान चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, वो ज़रूर नुकसानदेह होता है, वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। इंटरनल मैटर इंटरनली हल करने चाहिए। कम से कम ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो इंटरनेशनली हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो, GSP+ का या FATF का या IMF का। और हमें उन चीज़ों को, हम इन कैमरा क्यों चीज़ें कहते हैं कि पार्लियामेंट्री चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए मगर इन कैमरा होनी चाहिए, कि कम से कम ऐसी कोई चीज़ जब हो जो मुल्क की सलामती के हवाले से हो, जो इंटरनेशनली हमें कमज़ोर कर सकती हो, वो चीज़ें हमें इंटरनली डिस्कस होनी चाहिए। और वो इन कैमरा का मतलब ये होता है कि बाहर वो चीज़ें नहीं आए। तो जो ऐसी स्टेटमेंट आती है, या सादिक की आए या फवाद की आए या किसी की आए, मैंने फवाद की कोई स्टेटमेंट नहीं, अगर कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है, मैं समझता हूँ किसी की भी हो तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में इस तरीके से अपने मफादात और अपने एक दूसरे को काउंटर करने के लिए लड़ते रहेंगे तो असर जो है वो आवाम की आम ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। उनके जो महंगाई के जो मसले मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है, कैसे उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो बिल्कुल आवाम सफ़र करेगी। और इस वजह से मैं तो आज भी समझता हूँ कि हमें मिल के इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना पड़ेगा। मुल्क को अगर हम गवर्नमेंट को लाजमी, अपोजिशन गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी तो गवर्नमेंट लाजमी है, उसकी जो मशीनरी, उसके जो लोग हैं वो लाजमी उनको फिर काउंटर करने में लग जाएंगे, सफ़र आवाम करेगी। जब PDM का जलसा होता है तो PDM के जलसे के अंदर भी ये मुश्किल से निकालने की आप बात कर रहे हैं, मुल्क को और आवाम को कैसे निकालेंगे? ये टाइगर फोर्स जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है उसके जरिए निकालेंगे? हुकूमती मशीनरी किधर मौजूद है? महंगाई कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसके लिए महकमे और इदारे काम करते हैं। वो जिम्मेदारी आपने उठा के टाइगर फोर्स को दे दी जो रज़ाकाराना काम कर रहे हैं बगैर किसी इख्तियार के। देखिए, गलतियां हमारी भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट के जितने लोग हैं दूध से धुले हुए हैं। हमारी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो पॉलिसी थी वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है। या जो हमारी गलतियां हैं अवामी इश्यूज़ के ऊपर, अपोजिशन भी उन इश्यूज़ के ऊपर बैठ के बात करे तो अच्छा लगता है। मगर आप जो है वो सिर्फ दोनों तरफ से गाली गलोच, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर ये मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे और लोग डेमोक्रेसी से तंग होते जाएंगे। और जब मुल्क की सलामती होती है, पाकिस्तान की कौम, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात करें कि बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। रमेश साहब इसी पॉइंट पर रुकिएगा, अता साहब को मैं इसमें शामिल कर लूं जरा। अपने इदारों के साथ, स्पेशली पाक फौज के साथ। साहब, रमेश साहब ये कह रहे हैं कि अवामी मसाइल पर, महंगाई के इश्यूज पर मिलकर बैठें, बात करें ताकि कोई हल निकल सके। और अब तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो डायलॉग PDM की सतह पर होंगे, किससे हो सकते हैं? हुकूमत से या फिर जिनसे मियाँ साहब मुखातिब होते हैं उनसे डायलॉग करने? क्या इस वक्त सिचुएशन क्या चल रहा है आप लोगों के ज़हनों में? देखिए, जब अभी देखिए हमने इस मुल्क में सियासत की है, हमने इस मुल्क में अवामी फलाही मंसूबे लगाए हैं, हमने लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए हैं, हमने मोटरवेज बनाई हैं। हमें ये अंदाजा था कि मईशत किस तरफ जा रही है। तो जब एक कार टीम थी ना हमारे पास, हम सिर्फ नारों पे तो नहीं आए थे। मिसाके मईशत की बात जब शहबाज शरीफ साहब ने की थी, कहा गया ये कमजोरी की निशानी है, ये NRO मांग रहे हैं, ये हमारी मिन्नत कर रहे हैं, वो एक आम पाकिस्तानी की बात थी। और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर बिठाकर इस पाकिस्तान को बचाने की बात थी। उसके बाद हमने खुद देखा कि आपकी जो शरह तरक्की है, शरह नमूद है, वो मनफी में गई। और इस वक्त इकॉनमी का जो हाल है, जो महंगाई के हालात हैं, वो तारीख में कभी नहीं थे। अब देखिए, जिस तरीके से ये अपोजिशन को इन्होंने दीवार के साथ लगाया है, जेलों में भिजवा रहे हैं। और मुझे कोई आर नहीं कहने में कि इमरान नियाजी साहब की ईमा पे अपोजिशन के मेंबरान को जेल में बंद किया जाता है। इसको अंदर डाल दो, इसको निकाल दो, इसको अंदर डाल दो, ये चोर है, इसको बंद कर दो।
और वो इस बारे में शर्माते भी नहीं हैं। अमेरिका में कहा कि शाहिद खाकान को मैंने बंद किया। अभी सोशल मीडिया के उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मीटिंग थी, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को नैब गिरफ्तार करने वाली है। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। तो ये देखिए, ये अगर इंतकाम की आग जो कर रहे हैं जलाना है और जलना है, लेकिन मुल्क के वसी तर मुफाद में आप इन लोगों को ये बताएं ना कि ये मईशत को कैसे संभालते हैं, कीमतें कैसे कंट्रोल की जाती हैं। आपके दौर में चीनी 50-52 रुपए कैसे थी, आटा 30-35 रुपए क्यों रुका हुआ था, ये चीज़ें आप इनको सिखाएं, बताएं। हम तो कब से ये करने को तैयार हैं, हमने इन्हें ऑफर भी किया, मगर ये अपना शौक पूरा कर लें। इनका ख्याल है कि अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डालने से हालात बेहतर होंगे, तो कर लें पूरा। मगर मैं आपको बात बताऊं, इसका अंजाम तबाही है जो इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। इंतकाम की आग में खुद भी जलेंगे, दूसरों को भी जलाएंगे। आम आदमी से उनका कोई सरोकार नहीं है, डेवलपमेंट उनसे होती नहीं है। मईशत के हालात जितने अबतर हैं इतने तारीख में कभी नहीं थे। उनका एक ही एजेंडा है, वो है नाम निहाद एहतसाब का, वो भी पिट चुका है। और जब नाम निहाद एहतसाब का एजेंडा पिटा, तो आप जब उसमें फेल होते हैं, आप गद्दारी की तरफ आते हैं। तो साहब, शाहिद खाकान साहब जो जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, फिर वो किससे हो सकता है, किस सतह पर हो सकता है, कब हो सकता है? तमाम एट द एंड ऑफ द डे, देखिए ये कोई जंग तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज के एक मुसल्ला विंग हैं जिन्होंने जाके कोई लड़ाई लड़नी है। एट द एंड ऑफ द डे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, वो देखिए किसी ना किसी मौके पर, किसी ना किसी मोड़ पर तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को बैठ के इस मुल्क की सिमत का तयन करना होगा कि ये मुल्क किस सिमत में चलना है, आइन और कानून की हुक्मरानी कैसे होनी है, किसका इसमें क्या रोल होगा। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में ये करना तो है। ठीक है, तो सर सहर साहिबा से भी पीपल्स पार्टी से मुतालिक मैं जानूँ। सहर साहिबा, तो पीपल्स पार्टी के जहन में भी ये डायलॉग वाला ऑप्शन मौजूद है? शाहिद खाकान साहब सिर्फ अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जब ये बात कर रहे हैं, या वो पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिन्हें तमाम पार्टीज को कायल करके लाके पार्लियामेंट में बिठाया। लेकिन डायलॉग उस वक्त फायदेमंद होंगे तो जब इमरान खान अहमद नियाजी साहब किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आए जहां पे वो ये समझें कि उनके ऊपर कोई कौमी जिम्मेदारी है, यानी जहां वो माफी मांगे पार्लियामेंट से भी, वो माफी मांगे कौम से भी कि किस तरीके से उन्होंने महज अपनी जो उनकी सोच के अंदर मैं कहूँगी जो इंतशार है उसका उन्होंने निशाना पूरी कौम को बनाया है। यानी उनको एहसास ही नहीं है कि आज पाकिस्तान की खारजा रिलेशन कितने जो है तनज़ुली की तरफ जा चुके हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि आज मईशत का पहिया रुक चुका है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि कितने घर जो है मिसमार हो चुके हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सर, इसका मतलब जो डायलॉग आप लोग इमरान खान से करना चाहते हैं, किसी इदारे से नहीं करना चाहते, वजीर आजम से ही डायलॉग करना चाहते हैं आप लोग? बात यह है कि आप पीडीएम की बात मत करें, बात आप करें उन लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो कि पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करती हैं और धरना देती हैं। रेडियो पाकिस्तान वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। आप बात करें रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की, आप बात करें ताजरों की, आप बात करें तुलबा की, आप बात करें डॉक्टर्स की, आप बात करें जो पाकिस्तान के अंदर हर दूसरी जगह पर लोग जो है सिसक रहे हैं, आप बात करें मीडिया की, आप सबकी बात करें। आप ये देखें कि किस तरीके से गला घूट दिया गया है लोगों का, और कैसे कब तक ये अब चले भाई। अब पीडीएम को तो आपने कह दिया गद्दार है, चले जी हम गद्दार सही, हम बहुत बुरे सही, हम चोर सही, हम डाकू सही। ये जो अवाम है इसको आप क्या करेंगे? क्या इमरान खान साहब जो है तमाम अवाम को भी जेलों में डाल देंगे, उसके बाद इक्तदार के अपने मजे लूटेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर एक शख्स की सोच, उसकी अपनी शहंशाहियत, अपने इक्तदार, और मैंने आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा जिसके मुंह से जो है कोई बेहतर अल्फाज ना निकलते हो, जिसकी तरबियत में सिर्फ चोर डाकू हो, जिसकी सोच में सिर्फ इंतशार हो। मैंने तो आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा। मैंने ये देखा कि जब ममालिक पे, मुल्कों के ऊपर मसाइल आते हैं तो कौमें इकट्ठी होती हैं। तो वो शख्स जो कौमी यकजहती तबाह कर रहा है, मैं तो उसको समझना चाहती हूँ कि उसके जहन में पसे पर्दा क्या चीज है, क्या चीज को लेके, या वो बिल्कुल ही ना समझे या फिर बहुत ज्यादा समझदार है, या बहुत ज्यादा समझदार है। तो इस समझदारी के पीछे जो है मकसद क्या है, ये मकसद जब वाज़ेह हो जाएगा तब डायलॉग होगा। ठीक है, तो रमेश कुमार साहब, आखिर में वक्त बहुत कम रह गया, मुख्तसरन बता दीजिएगा, हुकूमत तैयार है इन डायलॉग के लिए? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की जानिब से कुछ डायलॉग की बातें सुनने में आ रही हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हुकूमत अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करे।
कभी कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए बात करते हैं, इदारों का कुछ नहीं जाए, हुकूमत या ऑपोजिशन। मैंने ज़ुबैर का और शाहिद खाकन अब्बासी का जो इंटरव्यू सुना है, अपोजिशन जो है वो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करे कि भाई किससे बात करनी है। आप सिलेक्टेड मैंने कहा ना पहले, कह रही है कि सच निकल गया रवानी में। समझें, आपको प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट करनी होगी। नहीं, मैं आपको पता है हक और सच की बात करता हूँ। मैं गलत होता है गलत कहता हूँ, देखिए मैं गलत होता है गलत कहता हूँ, सही होता है सही कहता हूँ। मैंने ये झूठी ठेकेदारी ली नहीं है किसी की, चाहे 18 साल के अंदर के मैं गलत चीज़ों को डिफेंड करूं, चाहे आज भी अगर गलती है तो उसको भी मैं मानता हूं, माजी में भी गलतियों को मानता था, आज भी। बात सिंपल में ये है कि आप उधर से कहते हैं इदारों को कि भाई इदारे आएँ और बात कराएं और मसलों का हल ढूंढें, डायलॉग शुरू करें, उधर से आप कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। रमेश साहब बिल्कुल खत्म हो गया, बस अता साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स में ले लूं। अता साहब, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हैं? मुज़ाकरात किसी भी सतह पर हुकूमत से हो सकते हैं? अता साहब, जितना टाइम लड़ाई चलेगी उसका नतीजा। हुकूमत ने जिस नहज पे चीजों को पहुंचा दिया है और जिस हकारत से हमारी तरफ देखते हैं और हमें चोर, डाकू और गद्दार के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो जिन्होंने चीनी चोरी की वो मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने आटा चोरी किया वो इस वक्त वजीर हैं, जिन्होंने बिजली में गबन किए वो नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद इस वक्त काबीना के मेंबर हैं। तो ये हुकूमत मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत किस चीज़ की हुकूमत है और ये चाहती क्या है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हुकूमत? बिल्कुल भी नहीं तैयार। अब जो बात होगी सड़कों पे होगी और अवाम के साथ होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, रमेश कुमार साहब, सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थी। और अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से हो सकते जो बात भी होगी अब सड़कों पर होगी। और कुछ दिन पहले ही मेडिकल के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर थे, एहतजाज कर रहे थे, चूंकि उनकी कन्फ्यूजन और उनकी अजियत अभी भी खत्म नहीं हुई। PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है। क्या है मामला, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट में अब सिर्फ 16 दिन का वक्त बाकी रह गया है। 1.5 लाख तलबा अभी भी शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार हैं, जिनमें से अक्सरियत को अभी भी ये वाज़ेह नहीं कि उन्हें इस इम्तिहान की तैयारी विफाक की किताबों से करनी है या सूबों की। PMC ये वाज़ेह कर चुकी है कि सबको एक ही सिलेबस के तहत ये इम्तिहान देना होगा, लेकिन मसला ये है कि आज तक हर सूबे और हर इदारे का अलग अलग सिलेबस रहा है। और PMC इम्तिहानात के लिए 15 नवंबर की तारीख का ऐलान अब कर चुकी है। स्टूडेंट्स की जानिब से इस इम्तिहानी तारीख को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने की डिमांड मुस्तकिल की जाती रही, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में पीर को एहतजाज भी किया था। और उसी रोज़ पंजाब के हायर एजुकेशन के वज़ीर राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स के तमाम मसाइल को हल करने के लिए वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और PMC हुक्काम से बात भी करेंगे और उनसे जो भी हो सका वो ज़रूर करेंगे। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा ये आप सुनिए। मैं डॉक्टर साहिबा से फौरी तौर पे शायद प्रोग्राम के बाद ही कॉल कर लूँ, लेकिन कल सुबह तो डेफिनेटली मुलाकात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको टेक अप करें इशू। मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ स्टूडेंट्स को भी और आपको भी कि मैं इस पर ड्यू डिलिब्रेशन करके और पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम टाइम दिलवाया जा सके स्टूडेंट्स को वो दिलवाया। पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की आवाज़ अब कौमी असम्बली तक भी पहुंच गई है, जहां नफीसा शाह ने भी कहा कि PMC आइन और कानून की मुखालफत करता है, ये गैर कानूनी और गैर आइनी इदारा है। PMC is an unlawful, unconstitutional law. Under that centralized testing हो रही है, जो गलत है। हर सूबे के कॉलेजेस और सिस्टम्स अलग हैं। अब आप नेशनलाइज कर रहे हैं उस टेस्ट को, नेशनल जो है PMC कर रहा है ओवरनाइट। अलग करिकुलम है, कैसे बच्चे इसको क्लियर करेंगे, कैसे एग्जाम्स में वो बैठेंगे। PMC की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि राजा यासिर ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड और कन्फ्यूजन अब भी अपनी जगह पर मौजूद है। और स्टूडेंट्स का सबसे अहम मुतालबा यह है कि उन्हें इस इम्तिहान में कार्बन कॉपी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मुतालबे को मानने में आखिर PMC को मुश्किलात क्या हैं, क्यों वो इसे मान रहे, ये जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अली रज़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब सर जुमे को हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उसके बाद पीर को राजा यासिर साहब मौजूद थे।
अपनी मुश्किलात स्टूडेंट्स ने बताई कि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो UHS और नम्स वाला जो इशू है, जो सिलेबस अलग अलग हो गया, उसका फ़र्क है, किस किताब से तैयारी करनी है, विफाक से, सिंध से, ये सूबों से, ज़रा इसको क्लियर कर दीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, तो किसी और किताब की तैयारी और चीज़ पढ़ने की, जिस सिलेबस से, जिन किताबों से पहले तैयारी करते थे से तैयारी हमने शुरू किया है कि जो ये तैयारियां पहले कर रहे थे, जो सिलेबस जो ये तैयार कर रहे थे, उन्हीं से वो सवाल तो कॉमन है। यानी कोई बच्चा अगर दान बोर्ड की में तैयारी कर रहा था या UHS का तैयार कर रहा था, उसके मुकाबले में कोई बच्चा सिंध का तैयार कर रहा था, हमने दोनों के सिलेबस को लेके जोड़ के उनमें जो सिर्फ कॉमन टॉपिक्स हैं वो निकाल लिए, उनपे सवाल बना रहे। तो मैं बड़ा ये क्लियर कह चुका हूँ कि हमने एक्चुअली सारे बच्चों की कंसर्न सुनने के बाद, हर एक की कंसर्न सुनने के बाद, सिंध के जो हमारे पास कंसर्न आई, पंजाब की आई, हमने ये बड़ा क्लियर फैसला किया है कि हम कोई ऐसा सवाल नहीं डालेंगे जो बच्चों के करंट सिलेबस से बाहर होगा। तो इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि किसी बच्चे को और ना कोई किताब की जरूरत है, ना कोई और सिलेबस की जरूरत है, जो वो पढ़ रहे थे वो उनके लिए इंशाल्लाह काफी। तो अली रज़ा, ये नम्स में कन्वर्ट क्यों किया आपने UHS के सिलेबस को इसी साल, जब वक्त बहुत कम रह गया था? गालिबन 7 अक्टूबर को इसका ऐलान हुआ है, ये अगले साल बाकायदा तैयारी के साथ बिफोर टाइम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करके भी तो किया जा सकता था। देखिए, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है और ये मिस इंटरप्रेट हो रहा है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बिल्कुल दो टोक कह रहा हूँ। नम्स का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, नम्स के सिलेबस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने उसको इस्तेमाल किया है। ये PMC ने एक कॉमन सिलेबस बनाया है जिसमें सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान हर सिलेबस को रख के उसमें से कॉमन टॉपिक्स निकालें। नम्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ये एक मिस इंफॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है। फिर वो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि वो 146 जो इसमें टॉपिक्स हैं वो एडिशनल हैं, वो बढ़ गए हैं, फिर वो क्या मामला है, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। नहीं जी, ये बिल्कुल, अगर अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, ये गलत बात है। हमने वेबसाइट पे डाल दिया, उसके बाद कुछ बच्चों के सवालात आए कि जी ये टॉपिक इस तरह से लिखा है जबकि हमारी किताब में ऐसे। हमने वो रिवाइज करके वो भी क्लैरिफिकेशन दे दी है, वो भी वेबसाइट पे मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमने जब कह दिया कि हम कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं उठाएंगे, अच्छा, इसको हमने गारंटी कर दिया। किस तरह से? हमने कहा इम्तिहान देने के बाद कोई बच्चे को ऑब्जेक्शन हो किसी सवाल पे, फौरी रिकॉर्ड करा दे वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर में। हमारी रिव्यू कमेटी बैठी होगी लाइव, उसी वक्त वो ऑब्जेक्शन को देखेंगे, विद इन द आवर दे विल डिसाइड। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सवाल हुआ जो सिलेबस से बाहर हुआ, वो डिलीट कर दिया जाएगा। बच्चे को ना कोई नेगेटिव मार्क होगा उसका, ना पॉजिटिव मार्क। लेकिन सर, फिर वो मुझे बताइए, कार्बन कॉपी क्यों स्टूडेंट्स को नहीं फराहम की जा रही? जब कार्बन कॉपी होगी नहीं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को वो रीचेक कैसे कर सकते हैं? फिर स्टूडेंट्स के पास क्या प्रूफ होगा कि वो उनके मार्क्स को अनऑफिशियली डिडक्ट नहीं किया गया? देखिए, कार्बन कॉपी MCQ के इम्तिहानों के साथ नहीं होती है। ये पिछले साल एक कोई एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शायद उन्होंने चला दिया था, वरना कभी भी नहीं होती। दुनिया भर के इम्तिहान होते हैं, MCQs के, SAT के वगैरह सबके, कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। आपने सवाल का जवाब दिया है, आपका पेपर सिक्योर्ड है, PMC के पास है। आपने अगर क्वेश्चन, आपका ख्याल है कि आपकी मार्किंग गलत हुई है, आप इम्तिहान के बाद दरखास्त दे पाएंगे, आपका पेपर आपके सामने रखा जाएगा ओरिजिनल और आपकी मार्किंग चेक हो जाएगी फिर से। इसमें कोई मसला नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सही। हाँ, इसमें बच्चों को, देखिए मैं आपको एक चीज, आपके तफस्सुल से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बच्चे जो हमारे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनको बार बार एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि फिक्र मत करें, मेहनत उन्होंने की हुई है, पढ़ा हुआ है, बस जाके इम्तिहान दें इंशाल्लाह। सर, अच्छा, स्टूडेंट्स का कुछ कंसर्न ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अब इस पेपर को 2 हफ्ते, कुछ लोग 2 महीने भी कह रहे थे डिले किया। लास्ट फ्राइडे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, ज़रा उनकी डिमांड्स क्या थी ये आप एक नज़र सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ ज़रा आपकी तरफ। सर, हमारी डिमांड एक्चुअली ये है, अगर वो डेट हमें जो है सिलेबस के हिसाब से कम 2 महीने हमें मिलने चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा UHS का सिलेबस हमें वापस दिया जाए। ये इस बात को क्लियर करें कि वो की जो है वो किस बुक से बनाएंगे, आया वो फेडरल बुक से बनाएंगे, पंजाब से बनाएंगे, KPK से बनाएंगे, किस बुक से बनाएंगे?
अली रज़ा साहब, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2 महीने इसको बढ़ाया जाए। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता, कुछ आप नज़रसानी कर लेते। कुछ की कन्फ्यूजन ये थी कि विफाक या वो ये सूबों वाला मसला किस बुक से तैयारी करनी है उन्हें क्लियर नहीं है, परेशान बहुत ज़्यादा हैं। इनकी परेशानी दूर करना ज़ाहिर है आपका PMC का फ़र्ज़ है। पर देखिए, मैं इससे ज़्यादा क्या परेशानी दूर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ कह रहा हूँ, खुले आम कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। दूसरी बात, जो तैयारी के लिए और टाइम की बात कर रहे हैं, देखिए या तो मैंने सिलेबस बढ़ा दिया होता तो फिर आप जरूर कहें कि तैयारी के लिए वक्त चाहिए। ये बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान के लिए बहुत पहले से। इनके इम्तिहान जो पहले शेड्यूल थे वो तो अक्टूबर में थे, हमने 15 नवंबर कर दिया। यानी कि जो तैयारी की हुई है उसको इनको रिवाइज करने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। अली रज़ा साहब, ये जो अभी सैकड़ों की तादाद में ये पीर को ये स्टूडेंट्स निकले, सड़कों पर मौजूद थे, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर, कल कराची प्रेस क्लब के बाहर भी थे, फिर ये क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? फिर तो इन्हें चाहिए घर बैठकर तैयारी करें, चीजें इतनी आसान है नहीं। मैं आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट दिस। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और ज्यादती कर रहे हैं लोग जो ये कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए, बच्चों में एतबार रखिए, ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह, ये लोग इम्तिहान पास, कोई भी इम्तिहान, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान पास कर सकते हैं। क्यों हम अपने बच्चों को तंग करें? मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। वेबसाइट पे हर चीज मौजूद है, ट्विटर पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 400 ईमेलें। सिर्फ बात इन बच्चों तक नहीं है। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है, आज कौमी असेंबली में उन्होंने बात की है कि PMC पाकिस्तान के आइन की मुखालफत कर रहा है, गैर कानूनी गैर आइनी तरीका इख्तियार किए हुए है। मैं नफीसा शाह की बहुत इज्जत करता हूँ जी, एंड आई विल बी हैप्पी आए मेरे पास बैठे, मैं आ जाता हूँ उनके पास और बैठ के मैं उनको समझा दूंगा, जो उनके गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मगर बगैर बात किए हमसे अगर आप सिर्फ ये तोहमत लगाएंगे कि जी हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसका मेरे पास जवाब नहीं। मगर जब कहें वो, आज सुबह कह दें, कल कह दें, जब कहें मैं हाजिर हूं, आके मैं उनको खुद समझा दूं, हर सवाल का जवाब देने को सही। अच्छा, ये जो राजा यासिर साहब 2 रोज पहले हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने या राजा यासिर साहब ने आपसे कुछ पूछा इस सिलसिले में? आपने उन लोगों को एतमाद में लिया था जब आप ये करने जा रहे थे, सारी डेट्स वगैरह और ये शेड्यूल फाइनल? देखिए, शेड्यूल और डेट्स का तो उनसे ताल्लुक नहीं, बट जो सिलेबस का होता है, सिलेबस वाला कमेटी जो जी, उसके ऊपर हमने एक नेशनल कमेटी बनाई फौरी, ठीक है जी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। कमेटी में हमने सारी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP हर जगह की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को बुलाया। पंजाब से UHS आया, जो उनकी मेन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, उनके 2 लोग आए, कमेटी में 3 दिन बैठे, मुत्तफिक तरीके से सिलेबस कंबाइन किया गया। IBC आया, जो नेशनल इदारा है इक्विवेलेंस का, उन्होंने रिव्यू करके कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये अब कॉमन टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ऐसा सर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट पंजाब में पेपर दे रहा है और उसके पास ऐसा सवाल आ गया जो पंजाब की बुक में नहीं है, किसी दूसरे सूबे की बुक में है, तो फिर उस क्वेश्चन को, उस सवाल को, उस कंटेंट को हज़फ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? हर बच्चे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए डिलीट कर देंगे। सही। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो इम्तिहान दे वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का दे। पहले होता यह था, मुख्तलिफ प्रोविंशियल इम्तिहान होते थे, कोई ज्यादा मुश्किल होता था, कोई आसान होता था, कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा फिर हो जाते थे, कुछ के कम, और यह बाय द वे हर साल कंप्लेंट होती थी। नफीसा शाह साहब की आपने जिक्र किया, सिंध की तो यह हर साल ऑब्जेक्शन है कि जी पंजाब का इम्तिहान आसान होता है, हमारा मुश्किल, हमारे बच्चों का क्रेडिट खराब हो जाता है, मेरिट बनता नहीं है। सही। और सर आखिर में बिल्कुल मुख्तसरन बस ये बता दीजिए कि ये 15 नवंबर से क्या आगे बढ़ सकता है, डिले हो सकता है MD CAT? नहीं, अब तो इम्तिहान फिक्स हो चुका है। देखिए आगे एडमिशन्स होनी है, MD CAT होगा तो उसकी बेसिस पे एडमिशन होनी है। हमें एडमिशन्स खत्म करनी है बाय अर्ली फरवरी, वरना बच्चों का टाइम नहीं रहेगा अगले साल पढ़ाई करने का। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट PMC हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने कर दी। उम्मीद यही है कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे होंगे बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि अगर एक सूबे में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर दूसरे सूबे की किताब से कोई सवाल आ जाता है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।